गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज है 29 मई और 29 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने से और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 के लिए ला लीगा का खिताब जीत लिया? तो इसका आंसर है ए, एटलेटिको मैड्रिड। तो हाल ही में स्पेन की एक फुटबॉल क्लब है एटलेटिको मैड्रिड, तो उन्होंने ही ला लीगा का जो खिताब है वो जीत लिया है। एटलेटिको मैड्रिड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1903 में। इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में और प्रेजेंट टाइम पे इसके कोच कौन है? तो डिएगो सिमोन प्रेजेंट टाइम पे एटलेटिको मैड्रिड क्लब के कोच हैं। अब स्पेन की क्लब है तो स्पेन के बारे में जान लेते हैं। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो संचेज प्रेजेंट टाइम पे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, और आप मैप में भी देख सकते हैं ये रहा मैड्रिड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस समुद्री जगह का तापमान 2 डिग्री जो है वो अधिक हो चुका है? तो इसका आंसर है सी, बंगाल की खाड़ी। तो हाल ही में मित्रों जलवायु वैज्ञानिकों ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में मौसम का जो तापमान है वो साल के इस समय होने वाले सामान्य तापमान की अपेक्षा में कम से कम 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा हो। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आप सबको मालूम ही होगा कि यास नाम का जो चक्रवात है वो उत्पन्न हुआ है और जिसकी वजह से बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी नुकसान पहुंचा है और बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो है वो साबित हुआ। आमतौर पर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात काफ़ी भयंकर होते हैं और भारी तबाही भी मचाते। इस साल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के असाधारण रूप से अधिक गर्म है और यहाँ का तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इससे पहले हम बात करें तो पिछले साल मार्च में बंगाल की खाड़ी में अम्फान नाम का तूफान आया था जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफ़ी जो है वो तबाही मचाई थी उन्होंने। 1990 में पारादीप उड़ीसा को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला सुपर साइक्लोन के बाद भारत के पूर्वी तट पर आने वाला सबसे शक्तिशाली जो तूफान है वो साबित हुआ था। अम्फान से पहले 2019 में भी फानी नाम का चक्रवात से उड़ीसा में भारी तबाही मची थी और भारी नुकसान भी हुआ था वहाँ पे। पिछले 4 सालों में हम बात करें तो 12 चक्रवात जो है वो आए निर्मित हुए, जिसमें हम बात करें तो 5 चक्रवातों में से 4 जो चक्रवात थे वो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और एक चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। हाल ही के वर्षों में उत्तर हिंद महासागर में चक्रवात आने की आवृत्ति में वृद्धि हुई और बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिन ब दिन चक्रवात जो है हर साल जो हमें इंडिया में दिखने को मिलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसको सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, सुबोध कुमार जायसवाल। तो हाल ही में एसएस जायसवाल को मित्रों सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे 2 साल के लिए नियुक्त किया गया। इसके पहले मित्रों सुबोध कुमार की हम बात करें तो वो 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर है और इससे पहले वो सीआरपीएफ के जो है वो सीआईएसएफ के महानिदेशक के तौर पे कार्य करते थे। अब वो सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति ने इन 3 नामों की सूची बताई, चयन किए और उनमें से सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया। इन 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा के सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता
और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा दिया गया है विधि व्यक्तित्व। अब ये विधि व्यक्तित्व है क्या? भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन ने सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने के लिए 6 महीने से कम अवधि वाले सेवानिवृत्ति होने वाले अधिकारियों से बचने की राय दी। यानी उन्होंने बताया है कि अब सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो 6 महीने से ज़्यादा, यानी कि उनका सेवानिवृत्ति का जो कार्यकाल है वो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि 6 महीने से कम वाला होना नहीं चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और इस राय को एक स्पष्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ कहा गया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अनुसार समिति के द्वारा अधिकारियों के चयन को भविष्य में कानून के द्वारा की जाने वाली जांच का सामना करने में वो सक्षम होना चाहिए। आप सब जानते होंगे कि पिछले साल राकेश अस्थाना को जब सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था तो उन पर मित्रों भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उन पर काफ़ी बड़ी बवाल मची थी, सीबीआई पर सवाल उठे थे। और इसीलिए मित्रों उन सब से बचने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही एक नया जो है वो लाया गया है कि भाई अब किसी भी व्यक्ति को अगर सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करना है तो उनकी सेवानिवृत्ति का जो आयु है वो 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए। ओके। और सुबोध कुमार 2 साल तक सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में कार्य करें। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है? ओके, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा नंबर 4A के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। इनमें मित्रों बात करें तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की सिफारिश पर की जाती है। इन 3 सदस्यीय समिति में एक प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष दल के नेता होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ओके, तो उनके द्वारा मित्रों नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया गया है और उन्होंने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल किया जाएगा। यानी कि अगर लोकसभा में विपक्ष में कोई मान्यता नहीं है तो फिर भी लोकसभा में सबसे बड़े जो विपक्ष दल के नेता है उनको चयन समिति में शामिल किया जाए। तो ये था मित्रों सीबीआई डायरेक्टर कैसे होते हैं उन सब के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा किस देश के मानव अधिकार की जांच करने की मांग की गई? तो इसका आंसर है डी, इजराइल। तो हाल ही में मित्रों इजराइल में, गाजा में और वेस्ट बैंक में मानव अधिकारियों के उल्लंघन के काफ़ी बड़े मामले जो है वो सामने आए और इसीलिए इस्लामिक संयोग जो संगठन है तो उनके सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को एक स्थायी आयोग गठित करने की मांग की और उन्होंने बताया कि आप इजराइल में जाकर मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों हुआ है उन सब के बारे में जांच करें। अब ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार आयोग है उनके स्थान पर इस परिषद का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनीवा में आया है। ओके, इनमें हम बात करें तो हाल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 47 कंट्रीज सदस्य हैं और समस्त विश्व के भौगोलिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु सीटों का आवंटन प्रति वर्ष निर्वाचन के अनुसार किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुंबई में किसके महावाणिज्यिक दूत अर्थात काउंसिल जनरल के द्वारा
क्वाड को नियंत्रण करने के लिए एक प्रयास बताया गया है? तो इसका आंसर है ए, चाइना। तो आप सब तो जानते होंगे कि हाल ही में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो इन चारों ने मिलकर क्वाड कंट्रीज जो है, क्वाड संगठन जो है वो बना है। और इसीलिए मित्रों चाइना बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ है, चिढ़ चुका है चाइना इससे। क्योंकि बात करें तो चीन, मुंबई में चीन के जो महान वाणिज्यक है अर्थात जो काउंसिल जनरल है, उनके द्वारा क्वाड को नियंत्रण करने के लिए एक प्रयास बताया गया है। उनके अनुसार क्वाड जो है वो लोकतांत्रिक संगठन की वकालत करता है और नियंत्रण पाने के लिए प्रयास में एक विशिष्ट देश को जो है वो लक्षित करता है। भारत के संबंध में हम बात करें तो भारत जो है भारत ने चीन के संबंध में बहुत ही कड़ा रुख जो है वो बरता है। आप सब जानते होंगे कि पिछले साल चाइना की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो भारत में बैन कर चुके हैं। ओके, बहुत सारा ऐसा ट्रांसफर जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वो है वो भी कम कर दिया है अभी भारत ने। तो क्वाड का संदर्भ देने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र और जिन क्षेत्रों को चीन ने अपना प्रभुत्व क्षेत्र माना है उनमें उसको प्रभाव को सीमित करने के इरादे से बनाया गया है, ऐसा चीन बता रहा है। कि भाई चाइना ऐसा बता रहा है कि हमारे पर प्रभाव करने के लिए उन क्वाड कंट्रीज को बनाया गया है। क्वाड कंट्रीज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यह एक सुरक्षा वार्ता का संगठन बनाया। इस समूह के सभी सदस्य राष्ट्र लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ एक गैर बाधिक समुद्री व्यापार और सुरक्षा संबंधित हित साझा करते हैं। इस समूह को अक्सर मिनी नाटो के तौर पर जाना जाता है और इसे भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य और आर्थिक दबदबे के जवाब के रूप में देखा जाता है। ओके, और आप सब जानते ही होंगे कि प्रशांत क्षेत्र में चीन का जो दबदबा बढ़ चुका है, तो उनको कम करने के लिए इन क्वाड कंट्रीज को बनाया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल के द्वारा किस नोटिस जारी करने के बाद पड़ोसी देश डोमिनिक गणराज्य में पकड़ा गया? तो इसका आंसर है सी, येलो नोटिस। तो हाल ही में इंटरपोल के द्वारा येलो नोटिस जारी की गई है, जिसकी वजह से जो डोमिनिक गणराज्य है उन्होंने जो मेहुल चोकसी देश को छोड़ रहा था तो उनको मित्रों वापस से पकड़ लिया गया है। और मेहुल चोकसी को हाल ही में एंटीगुआ और बारबुडा से वो भाग गया था और उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया है। वर्ष 2018 में ही एंटीगुआ और बारबुडा में उनको नागरिकता हासिल की गई। पंजाब नेशनल बैंक की 13,000 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी में वो शामिल है। ओके, इंटरपोल के बारे में हम बात करें तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मित्रों 194 कंट्रीज सदस्य अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है और वर्ष 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1956 में इसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। 1949 में से ही भारत इंटरपोल का एक सदस्य देश बन चुका है और सबसे पुराना सदस्यों में से एक है भारत इंटरपोल का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मित्रों आप देख सकते हैं तो ये इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है जुदे जुदे जो नोटिस है, यानी कि रेड नोटिस, ब्लू, ग्रीन, पर इंटरपोल अन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस भी होती है, येलो नोटिस भी होती है, ब्लैक नोटिस भी होती है और ऑरेंज नोटिस भी होती है, पर्पल नोटिस भी होती है। तो ये सभी नोटिस जो है वो इंटरपोल के द्वारा जो है वो जारी की जाती है। अलग अलग केसेस में अलग अलग नोटिस जो है वो जारी की जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रकार के ताप विद्युत संयंत्र पर एक मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है सी, कोयला आधारित। तो कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है उन पर एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। हम बात करें खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय के द्वारा
कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास के इस्तेमाल को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन जो है वो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ताप विद्युत संयंत्र से जो कार्बन न्यूट्रल बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा पाने के लिए को फायरिंग के स्तर पर 5% बढ़ाकर उच्च स्तर पर ले जाने के लिए जाएगा। यानी कि अब इसका जो स्तर है वो बढ़ाने की बात है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। फिर हम बात करें कि बायोमास गड्ढों में सिलिका और एक सारे तत्वों की अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलर डिजाइन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों को शुरू करना, बायोमास गड्ढों एवं कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधा को दूर करने और बिजली संयंत्रों को तक उन्हें परिवहन करने की सुविधा प्रदान करना और बायोमास को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। तो यह सभी उद्देश्य के लिए मित्रों अभी एक राष्ट्रीय मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके कार्यान्वयन के बारे में हम बात करें तो मिशन में सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन की समिति होगी जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के आदि के प्रतिनिधित्व सहित हितधारक भी इसमें शामिल होंगे। सीए सदस्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होंगे और एनटीपीसी के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में बुनियादी ढांचा को सहायता प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका भी वो निभाएगी। तो मित्रों भारत सरकार के द्वारा ये एक नया इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा बाबा रामदेव पर कार्यवाही की मांग की गई है? तो इसका आंसर है ए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण पर गलत सूचना अभियान को रोकने के लिए मदद मांगी है। एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों पर बाबा रामदेव के द्वारा कथित रूप से जो गलत टिप्पणी की है तो उनके खिलाफ धोखाधड़ी का उनके खिलाफ एक कार्यवाही करने की मांग की गई। हाल ही में एक वीडियो में बाबा रामदेव ने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद भी 10,000 डॉक्टर और कई ऐसे लोगों की मृत्यु हुई और इस टिप्पणी को टीकाकरण को जनता तक पहुंचाने का प्रयास को रोकने के लिए एक जानबूझकर उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है और इसके लिए बाबा रामदेव के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का केस भी दाखिल किया गया है। हमें चिकित्सा की सभी प्रणालियां, विशेष रूप से हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक प्रणाली अपने तरीके से हमारी जनता की मदद कर रही है। हालांकि किसी भी टीकाकरण के भय को फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम बात करेंगे एक फैक्ट के बारे में और वो फैक्ट है लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा की। मित्रों हाल ही में 26 मई को बुद्ध जयंती मनाई गई थी। तो बोधि गया में स्थित बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर के प्रांगण में लेटे हुए बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, परंतु कोविड-19 के प्रतिबंधों के वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा क्या दर्शाती है? तो मित्रों लेटे हुए बुद्ध की जो प्रतिमा है वो बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर और परिनिर्माण के पूर्व की स्थिति को दर्शाती है। परिनिर्माण मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था है जो केवल प्रबुद्ध जो आत्माएं होती है उनको ही प्राप्त होती है। बुद्ध की मृत्यु मित्रों बात करें, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में हुई थी। बिहार की बात करें तो बिहार के कुशीनगर में ध्यानावस्था के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध की प्रतिमा की मूर्तिकला की शैली के बारे में हम बात करें तो सर्वप्रथम गांधार शैली में लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति जो है वो चित्रित जो है वो किया गया था। इस मूर्तिकला शैली का समय ईस्वीसन पूर्व 50 से लेकर ईस्वीसन के 75 के बीच माना जाता है और यह पहली से लेकर 5वीं शताब्दी तक कुषाण राजाओं के दौरान अपने चरम सीमा पर थी।
लेटे हुए बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती है और उन चित्रों में उन्हें अपनी दाहिनी ओर लेटे हुए दिखाया गया है, जिसमें उनका सर एक तकिए यानी कि उनकी दाहिनी कोहनी पर टिका हुआ है। यह मुद्रा दर्शाती है कि सभी प्राणियों में प्रबुद्ध होने और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में से मुक्त होने की क्षमता होती है। मित्रों, आप मैप में भी देख सकते हैं, ये रही भगवान बुद्ध की लेटे हुए मूर्ति। ओके, भारत में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा के बारे में हम बात करें तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है अजंता, तो अजंता की गुफा नंबर 26 में लेटे हुए बुद्ध की एक 24 फुट लंबी और 9 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसे 5वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। कुशीनगर, जहाँ पे भगवान बुद्ध परिनिर्वाण हुए थे, वहाँ पे एक स्तूप के भीतर भगवान बुद्ध की 6 मीटर लंबी लाल बलुआ पत्थर की एकास्म मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। ओके, बोधि गया मंदिर में भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं और इस मुद्रा में उनका हाथ जमीन की ओर इशारा कर रहा है कि यह मुद्रा पृथ्वी का उनके ज्ञानोदय की साक्षी के रूप में दर्शाती है। सारनाथ में, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहाँ पे भगवान बुद्ध की हाथ से संकेत करती हुई एक पाषाण मूर्ति स्थापित की गई है। इस प्रतिमा में दिखाई गई मुद्रा को धर्मचक्र मुद्रा के तौर पे जाना जाता है, जो उपदेश का प्रतीक है। और टहलते हुए बुद्ध की प्रतिमा उनके आत्मज्ञान की और यात्रा शुरू करने और उपदेश से लेकर लौटने को दर्शाती है। और ये सभी मुद्राएं सबसे कम प्रचलित है। ज़्यादातर थाईलैंड में ऐसी मुद्राएं यानी कि टहलते हुए बुद्ध की मुद्राएं ज़्यादातर हमें थाईलैंड में दिखाई देती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।